नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक करोल संकल्प क्लासेस जयपुर के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस विषय को लेकर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। और आगामी जो मेरे वीडियोस होंगे हिस्ट्री के, वो आपको संकल्प क्लासेस जयपुर के YouTube चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ ही फर्स्ट गेट फर्स्ट पेपर का हमारा जो ऐप होगा वो शीघ्र अतिशीघ्र आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ये पूरा फर्स्ट गेट फर्स्ट पेपर का भी जो बैच होगा, ये हमारे संकल्प क्लासेस टीम के मार्गदर्शन में होगा और टीम की घोषणा यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र आपको कर दी जाएगी। तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी ग्रेड्स के अंदर आता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड के अंदर हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, आरएस हो, रेट हो, सभी के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। सबसे लंबा टॉपिक जो है इंडियन हिस्ट्री में, ये भी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें देखिए, इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है 1915 से और इसे समाप्त माना गया है 1947। यानी 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, इस तब से इसकी स्टार्टिंग मानते हैं और भारत की स्वतंत्रता तक इसका अंत मानते हैं। तो इसमें डिस्कस करते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे, ये दक्षिण अफ्रीका से अरेबिया नामक एक जहाज था। इस अरेबिया नामक जहाज से भारत आए थे और बंबई में एक बंदरगाह है अपोलो, यहां पर उतरे थे। तो इन दोनों चीजों का नाम पूछा जाता है कि किस जहाज से इंडिया आए थे और भारत में कौन से बंदरगाह पे आए थे। तो दक्षिणी अफ्रीका से आए अरेबिया नामक जहाज से और बंबई के किस बंदरगाह पे उतरे थे, अपोलो। 1914 से लेकर 1918 तक चला है प्रथम विश्व युद्ध। तो इस दौरान महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने भारत के युवाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी किया था। तो वायसराय हॉर्डिंग द्वितीय ने गांधी को उपाधि प्रदान की थी केसरे हिंद की। ये उपाधि हॉर्डिंग द्वितीय के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई है। गांधी जब भारत आए तो भारतीयों ने गांधी का विरोध किया और गांधी को अंग्रेजों का क्या बताया था, सार्जेंट। सार्जेंट वो होता है जो सेना में क्या करता था, भर्ती करता था। वापस देखिए, टॉपिक था आपका भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अरेबिया नामक जहाज से भारत आए और बंबई में किस बंदरगाह पे उतरे थे, अपोलो बंदरगाह। तो गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के जो युवा थे, उन्हें अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी किया था। तो उस समय भारत में वायसराय के पद पे थे हॉर्डिंग द्वितीय। इन्होंने गांधी को उपाधि दी थी केसरे हिंद। भारतीय जो थे, इन्होंने गांधी का विरोध करके गांधी को अंग्रेजों का क्या बताया था, सार्जेंट। नेक्स्ट चीज देखिए, 1915 में ही गांधी जो थे, इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के तट पर जीवनलाल देसाई, ये गांधी के एक मित्र थे, तो जीवनलाल देसाई के द्वारा दिए गए कोचराब नामक बंगले में, एक बंगला था कोचराब, इसमें एक आश्रम स्थापित किया है 25 मई 1915 को। तो उस समय तो इस आश्रम को नाम दिया गया दोस्तों, सत्याग्रह आश्रम। याद रखना, गांधी ने जब 1915 में स्थापित किया
उस समय तो इसको बोलते थे सत्याग्रह आश्रम। फिर गांधी के एक मित्र हैं अंबालाल साराभाई। तो अंबालाल साराभाई के द्वारा इस आश्रम के आसपास की भूमि खरीदकर गांधी को उपहार में दी गई। तब 17 जून 1917 से इस आश्रम को नाम दे दिया गया साबरमती आश्रम। 1915 में तो इसका नाम सत्याग्रह आश्रम और 1917 से फिर इसको बोलने लगे साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम में गांधी का जो रहने का आवास था, उस आवास का नाम है दोस्तों हृदय कुंज, जहां गांधी खुद रहा करते थे इस आश्रम में। और जब गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी दांडी यात्रा, उस समय इस आश्रम को अंतिम रूप से छोड़ दिया। उसके बाद कभी भी गांधी जो थे ये साबरमती आश्रम नहीं गए। तो ये मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग बताई, वापस से देख लीजिए। 9 जनवरी 1915 को आए साउथ अफ्रीका से, अरेबिया नामक जहाज से बंबई के अपोलो बंदरगाह पे उतरे। प्रथम विश्व युद्ध था तो भारत के युवाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। उस समय वायसराय थे हॉर्डिंग सेकंड, इन्होंने गांधी को उपाधि प्रदान की थी केसरे हिंद की। जब गांधी भारत आए तो भारतीय लोगों ने गांधी का विरोध करके गांधी को अंग्रेजों का सार्जेंट कहा, यानी सेना में भर्ती करने वाला। 1915 में गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो साबरमती नदी है उसके किनारे एक गांधी के मित्र थे वकील जीवनलाल देसाई। तो इनका एक बंगला था कोचराब। इस बंगले में एक आश्रम बनाया 25 मई 1915 को। तो उस समय तो इसको बोला गया सत्याग्रह आश्रम। फिर अंबालाल साराभाई, ये गांधी के एक मित्र है, इन्होंने इस आश्रम के आसपास की भूमि खरीदकर गांधी को उपहार में दी। तो 17 जून 1917 से इसका नाम रखा गया साबरमती आश्रम। और इस आश्रम में गांधी का जो रहने का आवास था, उस आवास को बोलते हैं हृदय कुंज। 12 मार्च 1930 को गांधी ने जब स्टार्ट की थी दांडी यात्रा, तो उस समय इस आश्रम को गांधी ने अंतिम रूप से छोड़ दिया था। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। कोई भी आपका हो जाए पूरा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, इन्हें गांधी का राजनीतिक गुरु माना गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी ने पूरे भारत की क्या की यात्रा की। और 1916 ईस्वी में गांधी जो थे इन्होंने मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके स्थापना समारोह में भी भाग लिया था। तो जो स्थापना समारोह था BHU का, इसमें भी भाग लिया है किसने? गांधी ने। 1916 में ही कांग्रेस का अधिवेशन ये आयोजित हुआ कहां पर? लखनऊ में। उनको बोल 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ है दोस्तों लखनऊ में। तो जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ है, इसकी अध्यक्षता ये की है अंबिका चरण मजूमदार ने। तो 1916 में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में, तो अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार। अब दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में 2 चीजें हुई। एक तो क्या चीज हुई? नरम दल और गरम दल, दोनों दल क्या हुए? एक हुए, वापस से एक हुए, नरम दल और गरम दल। ये एक महत्वपूर्ण बात हुई लखनऊ अधिवेशन में।
तो कांग्रेस में विभाजन हो गया था नर्मदल और गृह दल में 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 का जो सूरत अधिवेशन है इसमें विभाजन हो गया था कांग्रेस का नर्मदल और गृह दल में। तो इस अधिवेशन में दोनों दल वापस से क्या हो गए, एक हो गए। दूसरी चीज क्या हुई, कांग्रेस जो थी, इस कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, इस पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को मान लिया। 1909 के एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। तो कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में इस बात को मान लिया और इस चीज को रमेश चंद्र मजूमदार, इसने कांग्रेस की प्रथम क्या बताई है, भूल बताई है। और इसी अधिवेशन में एक व्यक्ति भाग लेने आया जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो इसने मुलाकात की महात्मा गांधी से, और गांधी से मुलाकात करके बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है इसमें नील की, जो कपड़ों में डालते थे नील, इसकी 3 कटिया खेती के बारे में बताया था। क्या होती है 3 कटिया खेती, अभी डिस्कस करेंगे। और 1917 में फिर महात्मा गांधी जो थे ये दोस्तों कहां चले, चंपारण। वापस देखिए, तो गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत आने पर गांधी ने गोखले की सलाह पर पूरे भारत में भ्रमण की योजना बनाई। 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके स्थापना समारोह में भी गए। और 1916 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दोस्तों लखनऊ में। तो इसमें अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो इस अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो नर्मदल गृह दल वापस से एक हो गया। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें विभाजन हो गया था कांग्रेस के अंदर। तो इस अधिवेशन में दोनों दल वापस से एक हो गए। कांग्रेस पार्टी जो थी इसने मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग थी उसको मान लिया था। 1909 के एक्ट में दिया गया था मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो कांग्रेस ने इस अधिवेशन में मान लिया और इसी को रमेश चंद्र मजूमदार इतिहासकार हैं बहुत प्रसिद्ध, इन्होंने कांग्रेस की प्रथम भूल कहा है। इसी अधिवेशन में एक व्यक्ति भाग लेने आया जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो इसने गांधी से मुलाकात की, गांधी भी गए थे इस अधिवेशन में। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी को बताया जो बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो नील होती है उस नील की 3 कटिया खेती के बारे में। और फिर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी दोस्तों कहां चले, चंपारण। यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में आता है चंपारण आंदोलन जो कि गांधी का भारत में पहला आंदोलन था और काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं जो चंपारण आंदोलन है। आइए नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन। इसमें देखिए अब है क्या बेसिकली, क्योंकि बहुत फेमस भी है आधुनिक भारत के इतिहास में। तो चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था इसमें जो अंग्रेज व्यापारी होते थे ये क्या करते थे, ये किसान का जो खेत होता था, ये मान लीजिए कोई खेत का टुकड़ा है तो किसान के खेत को इस प्रकार से 20 भागों में बांटते थे। ये खेत हो गया, तो इसको कुल कितने भागों में बांट दिया गया, 20 भागों में। क्लियर। और एक साल के अंदर केवल 3 हिस्सों में खेती करवाते किसी नील की। समझ रहे हैं इस चीज को।
एक साल के अंदर केवल 3 हिस्सों में करवाते, बाकी पूरा खेत खाली छोड़ दिया जाता। फिर अगले साल की 3 हिस्सों में करवा दी, बाकी खेत को खाली छोड़ते। और ऐसा करते क्यों? क्योंकि नील जो है एक प्रकार से कैसी फसल होती है? रासायनिक फसल। तो अगर एक हर साल पूरे खेत में करते तो भूमि बंजर हो जाती, थोड़े सालों के बाद इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती। तो एक साल उन्होंने पूरे हिस्सों में नहीं करवाया, एक साल के अंदर 3 हिस्सों में करवाया, ठीक है, अगले साल फिर 3 हिस्सों में। इस प्रकार से इन्होंने नील की खेती करवाई। और इसके लिए किसानों को क्या देते थे? अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान देते थे, एडवांस पैसा देते थे, ताकि व्यापारी के चंगुल से किसान निकल ना सके। और बिहार का जो क्षेत्र है वहां भूमि के भाग को क्या बोलते हैं? कटठा। तो इसलिए इस खेती को क्या बोला गया दोस्तों? 3 कटठिया। वापस समझना, चंपारण नील आंदोलन। अंग्रेज व्यापारी किसान के खेत को कितने भागों में बांटते? 20 भागों में। एक साल के अंदर 3 हिस्सों में खेती करवाते, बाकी पूरे खेत को परती छोड़ देते। अगले साल फिर 3 हिस्सों में, बाकी पूरे खेत को परती छोड़ते। तो इससे जो है उस भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती, क्योंकि नील एक किस प्रकार की फसल थी? रासायनिक फसल थी। और इसके लिए किसानों को एडवांस पैसा देते थे, ताकि किसान व्यापारियों के चंगुल में नहीं फंसा रहे। ये काम चल रहा था। लेकिन इस समय क्या हुआ? जर्मनी ने बना लिए रासायनिक रंग। जर्मनी ने रासायनिक रंग बना लिए थे। तो यूरोप के अंदर भारत से भेजे जाने वाले नील की मांग में क्या आ चुकी थी? कमी। वरना पहले तो जो इंडिया से नील भेजा जाता था उसकी मांग थी, लेकिन जर्मनी देश ने बना लिए थे केमिकल रंग, कलर जो थे। तो यूरोप के अंदर नील की मांग में क्या आ गई? कमी आ गई। अब हुआ क्या? जो ये एडवांस पैसा दे रखा था, इस एडवांस पैसे को भारी भरकम ब्याज के साथ वसूल कर रहे थे अंग्रेज व्यापारी। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि रासायनिक फसल है, तो लगातार नील की खेती करने से जो भूमि थी वो बंजर हो चुकी थी। तो किसान के पास इतना पैसा था नहीं कि वो व्यापारियों को दे सके। इस समय चंपारण में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे वो थे WB हिचकॉक। तो WB हिचकॉक जो थे, इन्होंने गांधी से ये कहलवा दिया कि वो चंपारण न आए। गांधी के चंपारण प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था, फिर भी गांधी चंपारण गए और गांधी को अरेस्ट किया गया। कौन से स्टेशन पर? मोतीहारी। बिहार में जो मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट है, तो मोतीहारी रेलवे स्टेशन पे गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट किया गया गांधी को, और अरेस्ट करके कौन सी जेल में रखा गया? चंपारण की जेल में। तो भारत में पहली बार गांधी कौन सी जेल में रहे? चंपारण। गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग ये भी किस किसान आंदोलन में किया है? चंपारण किसान आंदोलन में। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग ये चंपारण किसान आंदोलन में किया। अब सत्याग्रह होता है, लोग बोल देते हैं सत्याग्रह, बेसिकली इसका अर्थ क्या होता है और गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहां से मिली, ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सत्याग्रह का अर्थ होता है कि अहिंसात्मक, यानी बिना किसी हिंसा के सरकार के समक्ष अपनी मांगों की प्रस्तुति, ये सत्याग्रह का अर्थ होता है कि अहिंसात्मक तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करना। और गांधी को प्रेरणा कहां से मिली? तो प्रेरणा कहां से मिली वो देखिए। इसकी प्रेरणा गांधी को मिली है डेविड थोरो का एक उपन्यास है सिविल
डिसओबीडियंस। तो इससे गांधी को प्रेरणा मिली है किसकी? सत्याग्रह की। वापस समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है चंपारण नील आंदोलन। तो अंग्रेज व्यापारी किसान के खेत को बांटते थे 20 भागों में। एक साल के अंदर किसी 3 हिस्सों में नील की खेती करवाते, बाकी पूरे खेत को परती छोड़ देते, ताकि वापस से अगले साल के 3 हिस्सों में नील की खेती प्राप्त हो सके। और 3 कट्ठा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिहार में भूमि के भाग को बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ बीघा बोलते हैं, तो 3 कट्ठा नाम हो गया इसका। इसके लिए व्यापारी किसानों को एडवांस पैसा भी देते थे ताकि किसान के चंगुल से निकल ना सके। लेकिन जर्मनी ने बना लिया एक रासायनिक रंग, तो यूरोप के अंदर नील की मांग में कमी आ गई। तो अब क्या हुआ? जो एडवांस पैसा दे रखा है उसको ब्याज सहित वसूल कर रहे थे। चंपारण में जिला कलेक्टर थे डब्ल्यू हिचकॉक। इन्होंने गांधी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी गांधी ने मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे अरेस्ट किया गया, चंपारण की जेल में रखा गया। तो गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग ये चंपारण की नील आंदोलन में किया। अब सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसात्मक तरीके से सरकार के समक्ष मांगे प्रस्तुत करना। और गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहां से मिली थी? ये मिली थी डेविड थोरो का एक उपन्यास था सिविल डिसओबीडियंस। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि गांधी को साउथ अफ्रीका प्रवास के दौरान सत्याग्रह की प्रेरणा मिली, तो ये मिली थी सिविल डिसओबीडियंस। तो नेक्स्ट देखिए फिर चंपारण आंदोलन जो था, इसमें कई व्यक्ति थे जो गांधी के प्रमुख सहयोगी थे। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जो गांधी के सहयोगी थे इस चंपारण नील आंदोलन में? तो सबसे प्रमुख जो गांधी के सहयोगी थे दोस्तों, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इस आंदोलन में गांधी को सबसे प्रमुख रूप से सहयोग प्रदान किया था। इसके अलावा जो सहयोगी थे ये थे ब्रज किशोर शर्मा, जे बी कृपलानी, अनुराग नारायण सिन्हा। कई बार इनका नाम पूछा जाता है दोस्तों, गांधी के जो सहयोगी थे और पहली बार भारत की राजनीति में प्रवेश किया था इसी आंदोलन के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आंदोलन में गांधी के प्रमुख क्या थे? सहयोगी थे। और इसी चंपारण आंदोलन के समय महादेव देसाई ये गांधी के क्या बने थे? सचिव। तो ये गांधी के सचिव बने। तो अंत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने फिर हस्तक्षेप किया और फ्रैंक शॉय की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया गया और खुद महात्मा गांधी भी इस आयोग के सदस्य थे। अंत में अंग्रेज व्यापारी जो थे इन्होंने गलत तरीके से वसूली गई 25% राशि ये किसानों को वापस से लौटा दी थी। तो आंदोलन बिल्कुल सफल रहा। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को उपाधि प्रदान की, किसकी? महात्मा की। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। 2 पुस्तकें मैं बता रहा हूं जिसमें इस नील आंदोलन का उल्लेख किया गया। एक तो है दीनबंधु की नील दर्पण, ये कई बार एग्जाम में पूछी हुई है,
फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी आया हुआ है। तो दीन बंधु की पुस्तक है नील दर्पण, इसमें भी उल्लेख है इस बिहार नील आंदोलन का। इसके अलावा एक पुस्तक है जूडिथ ब्राउन की, जूडिथ ब्राउन की पुस्तक है एक, गांधीज राइज टू पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इन दोनों पुस्तकों में इस चंपारण नील आंदोलन का उल्लेख किया गया है। तो ये हमने अभी टॉपिक पढ़ा चंपारण नील आंदोलन। एक बार मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूं। राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति था जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गया था, गांधी से मुलाकात की और चंपारण में जो नील की खेती थी 3 कठिया, उसके बारे में बताया था। 1917 में गांधी कहां पे गए थे? चंपारण। तो बेसिकली चंपारण में होता क्या था? चंपारण में जो अंग्रेज व्यापारी होते थे वो किसान के खेत को कुल 20 भागों में बांटते थे। 3 हिस्सों में नील की खेती करवाते थे एक साल के अंदर, बाकी पूरे खेत को परती छोड़ देते थे ताकि अगले साल वापस 3 हिस्सों में बो सके, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, क्योंकि नील एक रासायनिक फसल होती थी। अंग्रेज व्यापारी किसानों को एडवांस में पैसा देकर रखते थे ताकि किसान उनके चंगुल से निकल नहीं सके। लेकिन दोस्तों जर्मनी ने बना लिए थे रासायनिक रंग, तो भारत से जो नील भेजा जाता था यूरोप में, उसकी मांग में कमी आ गई। तो इस समय जो एडवांस पैसे दे रखे थे उनको ब्याज से वसूलना स्टार्ट कर दिया। गांधी गए तो चंपारण में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे W.B. हिचकॉक। उन्होंने गांधी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी गांधी गए। कहां से अरेस्ट किया गया? मोतीहारी रेलवे स्टेशन से गांधी को अरेस्ट किया गया, चंपारण की जेल में रखा गया। गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण नील आंदोलन में किया। अब सत्याग्रह का अर्थ मैंने आपको बताया था। सत्याग्रह का अर्थ होता है अहिंसात्मक तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत करना। और इसकी प्रेरणा गांधी को कहां से मिली? ये मिली थी डेविड थोरो के उपन्यास सिविल डिसओबीडियंस से। ठीक, नेक्स्ट चीज देखिए, गांधी जो है उनको कई व्यक्तियों ने इस आंदोलन में सहयोग दिया। सबसे प्रमुख सहयोगी जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा ब्रज किशोर शर्मा, J.B. कृपलानी, अनुराग नारायण सिन्हा। पहली बार भारत की राजनीति में प्रवेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। कभी भी क्वेश्चन आए पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत में प्रथम आंदोलन, तो उसका आंसर होगा चंपारण नील आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान महादेव देसाई गांधी के सचिव बने। फिर ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया। फ्रैंक शॉय की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। महात्मा गांधी खुद इस आयोग में मेंबर थे। अंग्रेज व्यापारियों ने गलत तरीके से वसूले गए 25% पैसे किसानों को वापस लौटा दिए, तो आंदोलन सफल रहा। इसी आंदोलन की सफलता के बाद टैगोर ने गांधी को उपाधि प्रदान की। किसकी? महात्मा की। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में और जूडिथ ब्राउन की पुस्तक गांधी राइज टू पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स, इन दोनों में इस नील आंदोलन का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है दोस्तों खेड़ा किसान आंदोलन। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं खेड़ा किसान आंदोलन। चलिए देखते हैं खेड़ा किसान आंदोलन में क्या था। आइए, खेड़ा किसान आंदोलन, इसमें देखिए तो खेड़ा जो है ये गुजरात के सूरत जिले की दोस्तों क्या है? तहसील है। तो गुजरात का सूरत डिस्ट्रिक्ट है। इस सूरत डिस्ट्रिक्ट में तहसील या गुजरात में इस चीज को बोलते हैं तालुका।
तो तालुका है खेड़ा। अब 1917 1918 के वर्ष में सूरत में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। 1917-18 के वर्ष में सूरत में अकाल पड़ा। इसके बावजूद सरकार ने लगान दी 23% की क्या कर दी? वृद्धि। जबकि अकाल नीति क्या होती है? अकाल नीति ये कहती है, या अकाल नीति में लिखा गया है कि 3/4 से क्या मतलब? 75%। अगर फसल नष्ट हो जाए तो पूरा लगान क्या करना पड़ता है? माफ करना पड़ता है। और ये दोनों चीज जो है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में पूछी जा चुकी है। जो लास्ट से लास्ट फर्स्ट ग्रेड हुई है उसमें पूछा भी जा चुका है। तो अकाल पड़ा था, इसके बाद भी लगान में 23% की वृद्धि की, और अकाल संहिता में लिखा है कि 3/4 फसल नष्ट हो 75% तो लगान माफ करना पड़ता है। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। अब इस आंदोलन में गांधी को सहयोग किसने किया? एक तो मोहन लाल पांड्या और इंदुलाल याग्निक। इन्होंने गांधी को सहयोग दिया। लेकिन सबसे प्रमुख सहयोगी जो थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने गांधी को सबसे प्रमुख रूप से सहयोग प्रदान किया था। 22 मार्च 1918 को सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया कि किसानों से समर्थ लगान ही वसूल किया जाए। समर्थ लगान से तात्पर्य क्या है कि किसान जितना लगान देने में समर्थ है उनसे उतना ही लगान वसूल किया जाए। और एक लेखक हुए हार्डीमन। तो हार्डीमन ने इस खेड़ा आंदोलन को भारत का प्रथम और वास्तविक किसान आंदोलन कहा है। वापस से देखिए पूरा आंदोलन। खेड़ा जो है गुजरात के सूरत जिले की एक तहसील या तालुका है खेड़ा। 1917-18 का जो वर्ष था तो इसमें सूरत में अकाल पड़ा। इसके बावजूद सरकार ने लगान में 23% की वृद्धि की, जबकि अकाल नीति में लिखा हुआ था कि 3/4 फसल नष्ट हो तो पूरा लगान माफ किया जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। गांधी गए, मुख्य रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व किया है वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा गांधी के सहयोगी रहे इंदुलाल याग्निक, मोहनलाल पांड्या, ये सब। 22 मार्च 1918 को सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया कि किसानों से समर्थ लगान वसूल किया जाए। जितना लगान देने में समर्थ हो उतना ही वसूला जाए। और हार्डीमन ने इसको भारत का प्रथम और वास्तविक किसान आंदोलन कहा। अब एक चीज मैं आपको इसी में ऐड कर रहा हूं। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जो थे ये वल्लभ भाई पटेल को सौंपकर कहां चले गए थे? अहमदाबाद। ध्यान देना, इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी वल्लभ भाई पटेल को सौंपकर कहां चले गए? अहमदाबाद। और अहमदाबाद क्यों गए? क्योंकि नेक्स्ट आंदोलन जो चलाया गांधी ने वो अहमदाबाद में चलाया। अहमदाबाद में कौन सा आंदोलन था ये देखते हैं। अहमदाबाद के अंदर जो सूती वस्त्र मिलें थी, सूती वस्त्रों की जो मिलें थी अहमदाबाद में, उन मिलों के जो मजदूर थे वो वेतन में, अपने वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की मांग कर रहे थे? 50% वृद्धि की मांग कर रहे थे। कर क्यों रहे थे?
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और भारत में महंगाई बढ़ गई। तो मजदूर चाह रहे थे कि वेतन में 50% की वृद्धि हो, मिल मालिक चाह रहे थे वेतन में हम कितने परसेंट की वृद्धि करें, 20%। समझना इस चीज को, मजदूर चाह रहे थे वेतन में 50% की वृद्धि हो, मिल मालिक चाह रहे थे कि हम केवल 20% की वृद्धि करेंगे। जब मजदूरों का प्लेग बोनस बंद कर दिया गया, प्लेग जो थी उस समय चूहों के कारण बीमारी फैलती थी, तो जब मिल मालिकों ने मजदूरों का प्लेग बोनस बंद किया, तब ये मजदूर जो थे इन्होंने मुलाकात की अनुसुईया बेन पटेल से। अनुसुईया बेन पटेल जो है ये अंबालाल साराभाई की बहन थी। तो अनुसुईया बेन पटेल से मुलाकात की और अनुसुईया बेन पटेल ने बुला लिया था गांधी को इस खेड़ा आंदोलन से। गांधी आ गए और 15 मार्च 1918 को गांधी मजदूरों के साथ किस पर बैठ गए, अनशन पे बैठ गए। तो ये भारत में गांधी का अनशन के साथ किया गया पहला प्रयोग था। अनशन पे बैठ गए गांधी। तब फिर मिल मालिकों ने मजदूरों के वेतन में 35% की क्या कर दी, वृद्धि। ये था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और एक चीज मैं बता दूं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है, इसीलिए गांधी ने पहली बार सिद्धांत दिया ट्रस्टीशिप का। तो ट्रस्टीशिप का पहला सिद्धांत गांधी ने ये दिया है दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्लियर? तो अभी मैंने आपको 3 आंदोलन पढ़ाए, चंपारण नील आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 3 आंदोलन मैंने पढ़ाए, इनकी सीक्वेंस यही है। कभी भी क्वेश्चन आए कि भारत आने पर गांधी के चलाए गए आंदोलन का क्रम बताइए, तो चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे ये करेंगे रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो रॉलेट एक्ट आया था, इसमें देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब चला तो उस समय भारत के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उन क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या आ चुकी थी, तेजी आ चुकी थी। आपको पता भी हो या बता देता हूं, रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने पूरे भारत में क्रांति की योजना तक बनाई थी, हालांकि सफल नहीं हो पाए। तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए 1917 में न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई कि किस प्रकार से इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक सके, इसलिए एक समिति बनाई गई। इस समिति ने एक एक्ट बनाया। इस एक्ट को हम बोलते हैं अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट 1919। या चूंकि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया तो ज्यादा प्रसिद्ध नाम है इसका, वो नाम क्या है, रॉलेट एक्ट। ठीक है? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी। इस समिति ने एक एक्ट बनाया, अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट 1919 या रॉलेट एक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं।
इस एक्ट को 6 मार्च से लेकर 17 मार्च 1919 तक रखा गया। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसमें रखा गया। दिल्ली के अंदर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसमें रखा गया। और 21 मार्च को इस एक्ट को क्या कर दिया गया दोस्तों, लागू। 21 मार्च 1919 को इस एक्ट को लागू कर दिया गया। अब इस एक्ट में था क्या? इस एक्ट में ये प्रावधान था कि किसी पर भी ये संदेह हो कि वो सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे गिरफ्तार करके अधिकतम 2 वर्ष तक किसमें रख सकते हैं, हिरासत में। यानी बिना कोर्ट में पेश किए 2 साल तक अधिकतम उसको हिरासत में रखा जा सकता है। इस एक्ट को दोस्तों बोला गया काला कानून, या फिर शायद पहली बार मोतीलाल नेहरू ने इस एक्ट को कहा कि ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का क्या है, कानून है। वापस समझना, रॉलेट एक्ट। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ चुकी थी। उन्हें रोकने के लिए 1917 में एक न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने एक एक्ट बनाया। एक्ट को नाम दिया गया अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट 1919, या रॉलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। 6 मार्च से 17 मार्च 1919 को इसको दिल्ली में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें रखा गया। 21 मार्च 1919 को फिर एक्ट को लागू कर दिया गया। अब इस एक्ट में प्रावधान क्या था? किसी भी व्यक्ति पर यह संदेह हो कि वो सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको अधिकतम 2 साल तक हिरासत में रख सकते थे बिना कोर्ट में पेश किए। इसे काला कानून कहा गया। और शायद मोतीलाल नेहरू ने इसको पहली बार बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का क्या बताया। नेक्स्ट देखिए, तो ये एक्ट जो था, इस एक्ट का विरोध करने का निर्णय लिया गया। भारत के अंदर इस एक्ट का विरोध किया जाएगा। गांधी ने भी विरोध का निर्णय लिया, लेकिन उस समय में गांधी की जो विचारधारा थी उससे अप्रभावित हुई श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी, ये गांधी की विचारधारा से प्रभावित नहीं थी। गांधी ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, पर एनी बेसेंट ज्यादा गांधी से इन्फ्लुएंस हुई इस मैटर को लेकर। तो एनी बेसेंट ने इस समय गांधी को कहा था लिटिल पॉलिटिकल किड, यानी कि छोटा राजनीतिक बच्चा। ये कहा था एनी बेसेंट ने गांधी को इस एक्ट को लेकर। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में 2 क्रांतिकारी थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो इन्हें पंजाब से गिरफ्तार करके भेज दिया गया कहां पर, धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला। वर्तमान में बुद्धिज्म जब बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, दलाई लामा जो है धर्मशाला में रहते हैं। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को पंजाब से गिरफ्तार किया गया, धर्मशाला में भेज दिया गया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइक ओ डायर। तो माइक ओ डायर ने पूरे पंजाब में धारा 144 क्या कर दी, लागू। धारा 144 लागू कर दी। पंजाब का जो पूरा प्रशासन था ये सौंप दिया किसको,
सेना को सौंप दिया। अब 13 अप्रैल 1919 को जो घटना घटित हुई है वो देखिए। 13 अप्रैल 1919 को त्योहार था किसका? वैशाखी का। तो जो अमृतसर शहर है पंजाब का, इसमें लोग गांव से खरीदारी करने आए हुए थे त्योहार के उपलक्ष्य में, और इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में एक स्थान पर इकट्ठा हो गई। इसी स्थान को बोला जाता है जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को लोग जो थे ये एक स्थान पे इकट्ठा हुए। इस स्थान को वर्तमान में बोलते हैं जलियांवाला बाग। काफी लोग नहीं जानते होंगे इसको जलियांवाला बाग क्यों कहते हैं। मैं आपको बता दूं, इसको जलियांवाला इसलिए कहते हैं क्योंकि जल्दी नामक सरदार की जगह थी वो। कई लोग बोलते हैं कि लोग मारे गए जल गए इसलिए जलियांवाला बोलते नहीं। जल्दी नामक सरदार था। जल्दी नामक सरदार का वो गार्डन था या बगीचा था जहां पे वो इकट्ठा हुए। वो जगह जल्दी नामक सरदार की थी। तो यहाँ पे इकट्ठा हुए और एक अंग्रेज अधिकारी है जो प्रसिद्ध हुआ है किसके नाम से? जनरल डायर के नाम से। इसके आदेश से गोलियां चला दी गई। ठीक है। तो जनरल डायर अलग है और माइक डायर अलग है। ठीक है। आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, उधम सिंह ने जो लंदन जाके हत्या की है वो इस माइक को डायर की है, ना किसकी की है? जनरल डायर की। ये ध्यान रखना, उधम सिंह ने जो हत्या की है वो माइक को डायर की है, ना जनरल डायर की है। क्लियर? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हो गया। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये उपाधि दी गई थी जब 1913 में इन्होंने गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तब नाइटहुड की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ये उपाधि को लौटा दिया था। इसके अलावा क्या हुआ? इस समय वायसराय थे जेम्स फॉर्ड। वायसराय जेम्स फॉर्ड की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य थे शंकरन नायर। शंकरन नायर ने क्या दिया दोस्तों? इस्तीफा दिया। दो चीजें हुई। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई। जेम्स फॉर्ड की कार्यकारिणी परिषद के मेंबर शंकरन नायर ने क्या दिया? इस्तीफा। तो पूरे विश्व में इसकी आलोचना की गई। ये हत्याकांड जो हुआ इसकी बहुत आलोचना हुई। अब सरकार इस प्रकार की आलोचनाओं को छुपाने के लिए कोई ना कोई कमेटी बना देती है। तो इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो सके। ठीक है। तो हुआ क्या फिर? इस जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसकी जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी और इस कमेटी के अध्यक्ष थे हंटर। तो हंटर कमेटी का गठन किया। कभी भी क्वेश्चन आए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, तो वो कमेटी कौन सी थी? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में कुल सदस्य कितने थे? 8 सदस्य थे। और हंटर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि कुल कितने व्यक्ति मारे हैं? 379। तो ये रिपोर्ट दी हंटर कमेटी ने कि 379 लोग मारे गए हैं। ठीक है। अब इस हंटर कमेटी में मेंबर कौन कौन थे उनके नाम बता देता हूं। हालांकि इतने ज्यादा पूछे नहीं जा सकते। एक तो खुद हंटर हो गए, इसके अलावा थे रेस्किन, WF राइक्स, जॉर्ज बैरो, टॉमस स्मिथ। ये तो हो गए अंग्रेज 5 तो खुद हंटर, रेस्किन, WF राइक्स, जॉर्ज बैरो, टॉमस स्मिथ।
और 3 मेंबर भारतीय भी थे। कौन कौन से मेंबर थे भारतीय? ये थे चिमन लाल सीतलवाड़, इसके अलावा साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण। तो कुल 8 मेंबर थे। हंटर कमेटी ने रिपोर्ट दी, 379 मारे गए। कांग्रेस ने भी समिति बनाई, किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। इस समिति का नाम था तहकीकात समिति। अब तहकीकात समिति में अन्य मेंबर जो थे मोतीलाल नेहरू है, महात्मा गांधी, इसके अलावा CR दास, चित्तरंजन दास जो है, ये कुछ हंटर तहकीकात कमेटी के मेंबर थे। अब महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने हंटर कमेटी जो रिपोर्ट की है, इसे पन्ने दर पन्ने क्या कहा? लीपा पोती। इसके अलावा गांधी ने एक स्टेटमेंट और दिया है और बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है। गांधी ने कहा कि इसका जो विरोध किया मैंने, ये मुझसे कैसी भूल हो गई? हिमालय जैसी भूल। हिमालय जैसी भूल से क्या मतलब है? बहुत बड़ी भूल। ठीक है। तो ये हुआ आज हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे एक तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।